ठीक है, सबको आवाज अगर आ रही है तो फिर हम शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू रिवाइज थिंग्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। किसी को डेट शीट का पता लगा? कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि कब आ रहे हैं आपके पेपर्स फाइनल प्रॉफ के? ठीक है, प्रॉब्ली जनवरी की डेट है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर जब डेट शीट आती होती है तो उसके बाद क्या फीलिंग आती है अंदर से कि आपने एकदम से सीरियस हो जाना होता है और आपको फिक्र पड़ जानी चाहिए कि अब हमारा एग्जाम बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है और हमें किताबें पकड़ के अब उसको एक फाइनल गो देनी है और बिल्कुल परफेक्ट होके जाना है, तैयार होके जाना है और उसको पास करना है। ऐसा ही है या अभी भी फीलिंग आ रही है किसी को कि अभी तो 5 महीने पड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं है? जी, ये बिल्कुल एंड का टाइम है अब। ठीक है, योर स्टडीज आर डन, आपकी एग्जाम्स हो गए सारे, एक जीटी रह गया ऑलमोस्ट, वो भी हो जाएगा एक आधे महीने में। ठीक है, और उसके अलावा आपने सारा कोर्स एक दफ़ा पढ़ लिया, आपने एग्जाम्स दे दिए हैं, आपने गो थ्रू कर लिया है, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, पढ़ने का तरीका मालूम हो गया है। जिसके जीटीज फेल हुए हैं उसको पता लग गया है कि क्या क्या डेफिशिएंसीज थी उसकी, किस वजह से जीटी फेल हुआ। जिसने पास किया उसको आइडिया हो गया है कि हाँ मैं इतनी एफर्ट करके पास कर सकता हूँ। सो ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो आपने इसमें से लिए हैं, हासिल किए हैं आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 6-7 months फ्रॉम जनवरी एंड ऑनवर्ड्स, तो वो मेरा ख्याल है कि वही बेसिस बनाएंगे आपकी अगली तैयारी की जो अब बिल्कुल लास्ट मरले के अंदर आपने करनी है। ठीक है, मैं बार बार एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर कि दोज पीपल हु आर स्टिल नॉन सीरियस अबाउट देयर स्टडीज, it's the time to get serious as far as your studies are concerned, as far as your money is concerned, your time is concerned, your parents and family is concerned. तो प्लीज इसको सीरियस लेंगे। ठीक है, एक पहला प्रॉफ पता है ना, एमबीबीएस के अंदर एक पहला प्रॉफ आपके ऊपर एक ऐसी मोहर लगाता है जो सारी जिंदगी नहीं उतरती, और एक फाइनल प्रॉफ। ठीक है, ये दो प्रॉफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एवरीबडी नोज, इन योर फ्रेंड्स, इन योर फैमिली, आपको खुद को भी, आपके इर्द गिर्द के जो यहाँ के लोग हैं, दोस्त जो नए बने उनको भी, टीचर्स, एवरीवन, everybody knows कि you have got admission in medical college and you are going to appear in first ever exams of the which are called as profs. ठीक है, सो पहला प्रॉफ पास करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप सारी ज़िंदगी तो नहीं मैं कहूँगा, बट पहले 5 साल जो हैं वो आपका एक मोरल डाउन हो सकता है अगर सप्ली आती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, आप बाकियों से पढ़ाई में पीछे चले जाते हो। ठीक है, सप्ली होते होते भी तकरीबन आपके 2-3-4 महीने ज़ाया हो जाते हैं। सही है, सो हमने नहीं लेनी सप्ली इस दफ़ा। ठीक है, हमने 100% रिजल्ट देना है। ठीक है, ये हर बंदा अपने जेन में बांध ले ये चीज़, बिल्कुल आई मीन शुड बी क्लियर अबाउट इट। कोई रीज़न नहीं बनती किसी किस्म की भी, 1% भी कोई रीज़न नहीं बनती इस करंट सिनेरियो में कि आपको कि जी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, या मैं टाइम, हमारे लेक्चर्स जो हैं वो जल्दी 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 में हो गए और ये हो गया वो हो गया। ठीक है, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी तक। मेरा ख्याल है अगर किसी भी एवरेज बच्चे को अगर इतना टाइम दिया जाए अभी तक, तो वो 2-3 दफ़ा कोर्स ख़त्म कर चुका होना चाहिए था उसको। ठीक है, सो इस दफ़ा तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगेन तो फाइनल ईयर में एवरीबडी इज लुकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर गर्ल और बॉय कि ये जी इस साल डॉक्टर बनेगा हमारा भाई, हमारा कज़न, हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त। और जब उसमें सप्ली आ जाती है तो पता लगता है कि नहीं 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 वो तो फेल हो गया, डॉक्टर नहीं बन सका। ठीक है, सो वो धाक जो है ना वो आपके ऊपर लगी रहती है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी मोराल को हाई करने के लिए, कॉन्फिडेंस आपको मिलने के लिए, क्योंकि आगे आपने काफ़ी पहाड़ सर करने हैं। सही है, सेकेंड ईयर भी है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर। तो फर्स्ट ईयर में अपने आप को बूस्ट करना है, खुद से करना है, आपके हाथ में है, 5 महीने हैं। जो लोग थोड़ा सा लगता है कि लैग बिहाइंड है, नहीं कोप कर पाए अभी तक, या उनके उतने जीटीज उस तरह पास नहीं हुए हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ जीटीज फेल हैं, उनके पास बिल्कुल अभी मौका आएगा। अभी आपका मिड सेशन पेंडिंग है आपका, बल्कि अभी इनफैक्ट आपका अर्ली सेशन भी नहीं हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या हो गया था, नहीं हुआ था, राइट? आपका इस दफ़ा कोई सेशन नहीं हुआ, एम आई राइट?
नहीं हुआ ना? हाँ, कोई कोई सेशन नहीं हुआ, तो आप लोगों का भी एक्सपोजर नहीं हुआ सेशन से? आपने सीनियर से जरूर सुना होगा कि क्या होता है सेशन के अंदर और किस। तो प्रॉब्लली जब भी कॉलेज खुलता है तो तैयार रहिएगा कि आपके ऊपर बहुत ढेर सारे टेस्ट आने वाले हैं, और अब उनको कोप तभी कर पाओगे एवरी डे। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू या द एडमिनिस्ट्रेशन आस्क यू कि आपका जीटी जो आरटी स्केड्यूल बना है वो इस तरह बना है कि आपने 6 दिन के अंदर पूरा कोर्स खत्म करना है, तो इसका मतलब 6 दिन में 10 टॉपिक्स हैं, तो 1.5 टॉपिक तो आएगा ही आएगा, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री आपको कह दी गई है, और साथ आपको ईसीएम का पार्ट कह दिया गया है, प्रोटीन केमिस्ट्री और हीमोफाइलिया कह दिया गया है। तो इस तरह के आरटीज बनते हैं इस कॉम्बिनेशन में। तो एक एक दिन का मार्जिन होता है, सिर्फ बीच में कोई छुट्टी नहीं होती। ये तभी पॉसिबल होता है कि आप बिल्कुल हर तरह से तैयार हुए हुए हो, आपने रिविजन करनी है घर जाके 2 3 4 घंटे, और आपने अगले दिन सुबह पेपर देना, राइट? जो लोग पीछे हैं उनको यही मेरी है मशवरा, ठीक है, सजेशन, कि आप लोग जल्दी से बाकियों के बराबर आ जाओ और अपना अपने आप को बिल्कुल हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। मैं आई विल टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट इन पर्टिकुलर। मैंने पहले भी कहा था, आई डोंट वांट टू सी एनीवन हैविंग अ सप्ली दिस टाइम, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। सही है, रोज़ के 2 घंटे भी निकालो ना, ये जो अभी करंट टाइम चल रहा है, मेरा ख्याल है इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है जी। ओके, एक आइडिया आया था किसी बच्चे की तरफ से कि हम प्रेजेंटेशंस का सिलसिला शुरू करते हैं। आई हैव गॉट 2 आइडियाज, आप आपसे डिस्कस करके फिर हम आगे चलेंगे। एक तो ये है कि मैं एक ओपन आपको असाइनमेंट दे दूं, एवरीबडी प्रिपेयर्स इट इन लाइक नेक्स्ट लेक्चर, और फिर मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूं। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं 2 3 4 बच्चों को एवरी टाइम, तो हम नोट डाउन करते रहेंगे ना, वो फिर सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी आ जाएगी इसके अंदर, वो देखता जाएगा ये बच्चा हो गया कि नहीं हुआ। मैं खुद भी अपने पास नोट डाउन कर लूंगा। तो उसमें ये है कि हम फिर सारों की बारी ले आए। अब आप क्या सजेस्ट करते हो? द होल क्लास, आई वांट द पार्टिसिपेशन ऑफ होल क्लास हियर, नॉट 3 4 5 स्टूडेंट्स। जी, क्वेश्चंस वगैरह भी बना के दे दिया करें। साथ साथ मैं बताता तो रहता हूँ आपको कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सा अलग से क्वेश्चंस कैसे बना के दे दूँ? फर्स्ट वन असाइनमेंट, फर्स्ट वन, ठीक है। कि मैं पूरी क्लास को कहूंगा ये पढ़ के आना है, और मैं रैंडमली किसी से पूछ सकता हूँ, राइट? अच्छा, ये सेकंड वन भी है। ओके, फर्स्ट वन वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, मिनी टेस्ट में अभी देखो आपके जो जीटी चल रहे हैं उसके अलावा मैं मिनी टेस्ट कैसे? आप कह रहे हो कि मैं कोई क्विज या इस तरह की कोई चीज़ ले लूँ? उसके लिए फिर क्या हम कौन सा टूल यूज करेंगे? मसला ये है कि यहाँ तो अभी हम सिर्फ लेक्चर्स के अंदर है ना, आपकी साइन हुआ हुआ है, आपको सिर्फ एक खास स्लॉट जिसमें आप जीटीज देते हो हफ्ते में 2 या 3 दफा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ अभी इस टाइम के ऊपर हम लेक्चर के दौरान तो कोई ऐसा टूल नहीं यूज कर सकते कि जिससे मैं आपको असेस भी कर सकूं या मुझे पता लग सके। तो यही है कि जिसकी बारी आएगी उसका माइक हम साइलेंट से हटा देंगे, अनम्यूट कर देंगे, और वो उसके ऊपर 4 5 मिनट बोलेगा, आइडिया हो ही जाता है। और बल्कि उसका कैमरा भी ऑन करेंगे साथ, कि वो कहीं, क्योंकि वो वही वाली बात है ना, बुक को देख के पढ़ना है तो फिर नहीं फायदा, क्योंकि आपने एग्जाम देना है, मैंने एग्जाम नहीं देना, किसी और ने एग्जाम नहीं देना, आप लोगों ने पर फर्स्ट ईयर ने एग्जाम में जाना है, वहाँ बुक्स ओपन बुक टेस्ट नहीं होना। सही है, तो आपको जुबानी याद होना चाहिए, राइट? तो हो सकता है कि जिसके जिम्मे वो कोई खास प्रेजेंटेशन आए फॉर एग्जांपल, और वही आपको आगे एग्जाम के अंदर भी आ जाए, तो क्या सुनने पे सुहागा हो गया ना? ठीक है, तो आपको फिर याद आएगा वहाँ बैठ के कि मैंने प्रेजेंटेशन दी थी और वही वाला क्वेश्चन सामने आया हुआ है, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो तो आपके 5 नंबर फुल फ्लेज, क्योंकि एक दफ़ा प्रेजेंटेशन किसी चीज़ की दे दो भूलता नहीं है, आपको वो भूलती नहीं है, सारी ज़िंदगी नहीं भूलती। जी, यू कैन टेक ओरल टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक विच यू गिव अस टू प्रिपेयर। ओरल, ठीक है। मैं रैंडमली, देखो आप पूरा लेक्चर तो नहीं उसको डिवोट कर सकते, कि हम कहें कि हाँ, एक और आइडिया भी है कि हम एक यूनिट खत्म करते हैं और उसके बाद एक पूरा लेक्चर रख लें, उसके अंदर 12, फिर भी पूरी क्लास फिर भी नहीं हो पाएगी, आई थिंक मुझे लगता है 10 से 12 बच्चे हो पाएंगे। एक ये भी आइडिया है, तो जिस पे अग्री करते हैं सारे लोग, क्योंकि ये ज्यादा अगर हम फिजिकल इंटरेक्शन हमारा हो रहा होता है क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ज्यादा जल्दी हम डिसाइड कर पाते हैं। यहाँ क्योंकि वो वेट करना पड़ रहा है, आप टाइप कर रहे हो और वो सारा सिलसिला, तो वो मुझे कंसेंसस बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है आपके साथ। This is what you are saying, roll number 49 and one more student.
मगर वो पहले जो इतने ढेर सारे लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन को कहा है, सो उनको, या फिर इट्स द ड्यूटी ऑफ अ सीआर। हम आज नहीं कोई असाइनमेंट, अभी आई एम नॉट गिविंग यू एनी असाइनमेंट टुडे एज वेल, ठीक है। दो आई हैड समथिंग इन माय माइंड कि मैं आपको क्या बताना है, कहना है, याद करने के लिए। आप में से कोई एक बंदा लीड लेगा। हु इज द सीआर? आई थिंक इट्स रोल नंबर 105 और 6 ऐसा। जी, आर यू प्रेजेंट टुडे? सीआर। जी, रोल नंबर 76। जी, वेयर इज रोल नंबर 76? जी बेटा। Is it Afifa Latif? जी, रोल नंबर 76। ओके, ओके। अच्छा बेटा, आपने फिर व्हाई डोंट यू टेक अ लीड इन दिस? आपका जाहिर है कोई ग्रुप बना होगा बच्चों के साथ, बाकी क्लास के साथ, तो आप सबसे एक कंसेंसस बना के मुझे बता दो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में बता देना, ठीक है। या मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बता देना कि कौन सा, क्या, किस तरह आप असाइनमेंट करना, पूरी क्लास मिलकर किस तरह करना चाह रही है, ठीक है। वो विलिंगनेस बड़ी जरूरी होती है, ठीक है, वरना अगर मैं इम्पोज करूंगा चीजें तो वो शायद उतनी उसमें नहीं जाएंगी। जिसमें मेजोरिटी कहती है कि हम इस तरह करना चाहते हैं तो वो हम उस तरह कर लेंगे, ठीक है। ओके, फिर हम इसको हम अब नेक्स्ट कल लेक्चर है सुबह 10 बजे, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर आप टाइम लो, आप बात कर लो, मेजोरिटी जो कहती है फिर मुझे आप बता देना, ठीक है जी। उस तरह फिर हम कल कल से ऑनवर्ड फिर हम प्रेजेंटेशंस का सिलसिला या जो भी हमने इसको कोई एक प्रोडक्टिव वे निकालना है ताकि कुछ बेहतर तैयारी हो जाए। हाँ, आपकी बात सही है बेटा। रोल नंबर 78 फरहान, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहला वाला तरीका बेहतर है। उसमें ये होता है कि किसी को भी आइडिया नहीं है कि किससे पूछा जाएगा, एंड एवरीबडी वुड एटलीस्ट हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। और फिर वो भी एक अच्छा है तरीका। आना आनी तो बारी दो चार लोगों की है, मगर ये है कि पूरी क्लास को अगर टास्क दिया गया डेफिनेटली वो कुछ थोड़ा सा प्रिपेयर करके आएंगे। अदरवाइज जो सेकंड वाला है उसके अंदर फिर हम एक ये चीज कर सकते हैं कि उसके अंदर दो या तीन लोगों की बारी आती है। फॉर एग्जांपल एवरी लेक्चर पहले 10 से 15 मिनट हम इसको डेडिकेट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 मिनट कर देते हैं, तो फिर वो दो दो करते करते बाहर लेक्चर में फिर वो जो जिनकी हो गई है उनकी बारी दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। वो सुनेंगे तो सही दूसरों को। तो वो दूसरा तरीका इस तरह करके चलेगा, क्योंकि जाहिर है एक ही बच्चे को तो नहीं ना बार बार आपने एक ही डिफरेंट टॉपिक्स देने। चलो आप ये करो, देखो देखो मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं ना, मिक्स मिक्स आंसर्स आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक मैं आपके सीआर से कर लिया बात, वो शी विल हैव अ टॉक विद यू, ठीक है, या चैट विद यू, और वो आपसे जो भी ग्रुप वगैरह में आप जो फाइनल डिसाइड करते हो फिर मुझे कल बता देना, ठीक है जी। चलो जी, हम लोग शुरू करने लगे हैं रिविजन। लेट्स स्टार्ट विद द सेल, ठीक है जी। सबसे पहले सेल में मैं आपको ये एक स्लाइड है जो दिखाऊंगा, ये, ठीक है। ये ए टू एफ, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ये जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ, ये आपको तैयार करके जाने हैं जब भी आपने प्रॉफ के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, आई मीन यहाँ भी अभी एग्जाम्स होंगे आपके, उसके अंदर जब भी आपने सेल से रिलेटेड सेल टेस्ट में जाना है, आपने ये सारे टॉपिक्स करके जाने हैं। डिवाइड रोल नंबर्स विद डेज फुल is done to discuss is with the whole class together। जी, इसको भी कर सकते हैं, आप डिसाइड करो ना आपस में, आप लोग आपस में डिस्कशन करके, जो भी आपका कॉमन कंबाइंड ग्रुप है उसके अंदर डिस्कशन करके फिर मुझे बता दो। एक दिन से कोई नहीं फर्क पड़ता, हम कल से इसको फिर परसू करते हैं, ठीक है। ओके जी। तो ओके जी, दिस इज सेल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। दीज आर द टॉपिक्स गिवन बाय यूएचएस एंड उसके जो सिलेबस है उसके अंदर ये इंक्लूडेड हैं सारे के सारे। आप लोग लकी इनफ हो कि आपके पास एक सेल नोट्स नामी चीज है, ठीक है। एक आपके पास एक सेट, आई थिंक आई होप कि एवरीबडी हैज गॉट इट। जी, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास नहीं है अभी तक भी सेल नोट्स, कोई लेट आया हो, किसी की एडमिशन लेट हुआ हो जस्ट बिफोर ये लॉकडाउन वाला सीन, और उसके पास ना हो, जी कोई ऐसा बच्चा, वो मुझे मुझे अपना ईमेल भेज देगा, ठीक है, मैं फिर उसको ईमेल कर दूंगा। जी जी, आप ना आप अपने सीआर को बता दो बेशक,
ठीक है, और उसको ये कर दो, या मुझे टेक्स्ट कर लें, मेरा नंबर होगा सारों के पास, या वरना नहीं है तो वहाँ आप ये जो अटेंडेंट है ये इनके पास होगा, इनसे ले लीजिए, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन से ले लीजिए। आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस, जिस इसके पास नहीं है, मुझे ना एक एक डॉक्यूमेंट बना के, ताकि मुझे आसानी हो, मुझे एक ईमेल कर दीजिए, उसमें सारे ईमेल एड्रेसेस हों जिनके पास नहीं है, फिर आई विल सेंड इट देम। हॉस्टल में रह गया हुआ है, अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको ईमेल के थ्रू भेज दूंगा, क्योंकि होना सारों के पास चाहिए ना, वरना फिर वो सारा ये, या अगर आपके आसपास में कोई आपका राब्ते में है, आप किसी फ्रेंड से, अपने क्लास वालों से, आप उससे भी ले सकते हैं, जाके फोटो कॉपी करवा सकते हैं, फोटो कॉपी शॉप्स तो खुली ही हुई है हर जगह पे, ठीक है। हाँ बता, कोई ऐसा है किसी और दूसरे शहर में रहता है और कोई और क्लास फेलो नहीं रहता उस शहर में, तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल सेंड यू। ओके जी। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, ओवरव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस इन मेडिसिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई मीन इसको आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं पास पेपर्स में कहीं ना कहीं आया हुआ है इस तरह, ठीक है, 2-3 नंबर का, ठीक है। सो आपको, अगर आप इसको प्रॉपर वे से अपना माइंड बना के जाते हो एग्जाम में कि इस तरह क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या लिखना है, तो दैट वुड बी इजियर, दैट वुड सेव योर टाइम। और अगर आप रैंडमली चले जाते हो, लिख तो फिर भी लोगे आप, ठीक है, आपने इतने ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, उसके अंदर से जो जो डिजीजेस के नाम आपके जेहन में आएंगे, आप कहोगे अच्छा यहाँ, वो सोचना पड़ेगा, राइट, इट वुड वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो इसको जरा थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म के अंदर बना के जाना है जेहन में, कि इस तरह का क्वेश्चन भी, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी कई दफा वो पूछ लेते होते हैं, ठीक है। तो लीस्ट लाइकली है बट पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ही आपकी बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का स्टार्ट ही उसी टॉपिक से किया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, आनी चाहिए सारों को, उसकी सिग्निफिकेंस इन मेडिसिन क्या है, तो फिर इसका मतलब जो जो बीमारियां आप मेडिसिन में आगे चल के पढ़ोगे उनकी बायोकेमिकल बेसिस की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो आपने वो कोरिलेशन सा बना के, वो भी हम देख लेते हैं अभी, जल्दी जल्दी में स्लाइड्स देखते हैं और उसको देख लेते हैं। बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स, सेल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। और फंक्शंस क्या होते हैं उसके, जो जो चीजें उसके अंदर होती हैं, कम से कम इतना तो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओनली बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर हम इसके डिफरेंसेस भी देख लेंगे। सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की आपको कॉम्पोजिशन का पता होना चाहिए, कौन कौन से टाइप्स के लिपिड्स हैं, क्या प्रोटीन का क्या रोल है, पेरिफेरल, इंटेग्रल और ये सारा कुछ, ठीक है। उसकी उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। मेम्ब्रेन फिनोमेना देन कम्स, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट प्रोसेसेस से, जिसके अंदर डिफ्यूजन है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो ये सारी चीजें आ जाती हैं एज फार एज मेम्ब्रेन फिनोमेना इज कंसर्न। आई थिंक आपने ये वाला पार्ट जो है ये वाटर के साथ किया होगा प्रोबेबली, ठीक है। गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम ये वाटर के साथ पढ़ते हैं यूजली, ठीक है, इसके अंदर नहीं पढ़ते हैं, मगर इसमें हम कर लेंगे। मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स फिर आ जाते हैं, जितनी भी आपकी सिग्नल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, किस किस तरीके से हो रही है वो आपके सेल नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड कैटालिटिक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स लाइक जी प्रोटीन, खास तौर के ऊपर एडेनाइल साइक्लेज एंड फॉस्फोलाइपेज, तो इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता होता है अक्सर औकात। फिर एट द सेम टाइम सेल बायोकेमिस्ट्री और प्रोटीन केमिस्ट्री में एक कॉमन चीज है कि दोनों के साथ टेक्निक्स हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स आर सिमिलर, मगर आपको फॉलो किसको करना है, आपको हो सकता है अभी मैं भी पढ़ाऊं या कोई भी पढ़ाए तो वो एक आधी टेक्निक ज्यादा ही बताएगा इससे, ठीक है, मगर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का पता होना चाहिए, डेफिनेशन या उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का पता होना चाहिए, रेडियो इम्यूनो ऐसे क्या होता है, ठीक है, एलाइजा क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी और उसकी टाइप्स, ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि अकेली क्रोमेटोग्राफी नहीं पूछेंगे आपसे, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल पूछ के उसकी स्टेट करने को कह सकते हैं कि स्टेट द डिफरेंट टाइप्स, नाम उसके कम से कम आने चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है इसका पता होना चाहिए, और फाइनली पीएच मीट्री क्या होती है इसका भी पता होना चाहिए। सो दीज आर ऑल टॉपिक्स जो कि एक्सपेक्ट किए जाते हैं किसी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से जब वो एग्जाम में जाएगा, ठीक है जी, आपको इसको नहीं मिस करना, सही है। बेशक इन्हीं टॉपिक्स को सेल नोट्स के ऊपर टिक करो, मोस्टली सारा सेल नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा, मगर ये है कि इन पर्टिकुलर इन टॉपिक्स को टिक करो, ये तो नहीं मिस करके जाने बिल्कुल भी बाय एनी चांस। आपने ए टू ई कर लिया टेक्निक्स
रही है आवाज आपको? जी, सही आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, अब ओके, कितनी देर से मफल्ड आ रही थी आवाज आपको? आपने ये टॉपिक्स देख लिए हैं, मतलब आपको नजर तो आ रहे हैं, राइट? सो मैं इन शॉर्ट ये बात करूंगा, आपको ए से लेके एफ तक सब कुछ कवर करके जाना है, ठीक है? किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सेल बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम प्रोटीन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम लिपिड केमिस्ट्री की या किसी और टॉपिक की बात कर रहे हैं, आपको जो कंटेंट यहाँ है उसके अंदर से स्किप नहीं करनी चीजें। देयर इज ऑलवेज अ चांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ठीक है, आप जेन में रख के आप जाते हो कि जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम ये करके चले जाते हैं, लीस्ट पढ़ के चले जाते हैं, तो देयर इज अ चांस कि वो आ जाएगा। मगर देयर इज ऑल्सो अ चांस ना कि जो जो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी नजर में आप पास पेपर्स की बुनियाद के ऊपर, वो भी आ सकता है। सही है। तो इसके साथ एक और चीज बतानी है, मैंने रिसेंट ईयर्स के अंदर कुछ थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर पीएमडीसी के अंदर, और पीएमडीसी इन पर्टिकुलर में हुई, और उसके बाद फिर आपकी यूएचएस के अंदर हुई। यूएचएस के अंदर बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा तरीका चेंज कर लिया पेपर बनाने का। पहले क्या होता था, वहाँ एग्जामिनर को बुलाया जाता था और वो कहते थे कि जी आप पेपर आके सेट करें, 2 3 4 लोग होते थे और वो वहाँ जाके पेपर सेट करते थे, और वो काफ़ी सालों से वही चलता आ रहा था सिलसिला, ठीक है? इसी वजह से आपको काफ़ी रेपुटेशन भी मिलती थी पुराने पेपर्स के अंदर। अब पिछले 2 3 सालों से क्या किया इन्होंने, 2 सालों से इनफैक्ट, इन्होंने इंडिविजुअल पेपर्स बनवाना शुरू किए। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स को वो पेपर बनाने के लिए टास्क दिया जाता है, लेटर मिलता है, ठीक है? वो टास्क दिया जाता है, वो पेपर बना के भेजते हैं अपने नाम से, ठीक है? वो उसको फिर आगे मिक्स कर सकते हैं, वो उसी पेपर को दे सकते हैं। तो इसका मतलब जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जितने भी एपीएन अबव या जो सीनियर कैडर के लोग हैं, उन्होंने पेपर बना के दिया हुआ, तो वो सारे पेपर्स उनके पास हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द पेपर। तो किसी खुश फहमी में नहीं जाना, पूरी तैयारी करके जानी है, ठीक है? अब वो सख्त एग्जामिनर है तो सख्त पेपर आएगा आपको, नरम एग्जामिनर है तो फिर थोड़ा सा हलवा टाइप पेपर आएगा, मिक्स वाला पेपर भी आ सकता है। सो दे हैव, मुझे लगता है कि 2 साल पहले इन्होंने ये इस तरह एक एक्सरसाइज की थी, पिछले साल भी की थी। आई वाज वन ऑफ देम, मैंने भी 2 पेपर फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का बना के दोनों साल भेजा था। तो कहने का मतलब ये कि आपको नहीं पता किसका पेपर आने वाला है, ठीक है? उसको रिव्यू तो जरूर करेंगे, उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है कुछ है, मगर यू कैन नॉट आई मीन बी श्योर अबाउट एनीथिंग कि जी क्या आने वाला है। तो इस वजह से बेस्ट वे इज कि आप सब कुछ पढ़ के जाएं, ठीक है? जी, मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? इसमें कोई कोई इशू किसी किस्म का? ओके, ओके, ओके जी। बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन जो हमने पहले वाला है, उसी के ऊपर ही आज हम थोड़ी सी बात करते हैं, देख लेते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, आसान आसान सी चीजें हैं, ठीक है? जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर अब सारा सारा देखते हैं, सारा हर चीज को ही टच करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? इसमें इसके बाद सेल सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, वो प्रोबेबली कल वाले में करेंगे। फिर हम एक एक टॉपिक कर लेंगे सिग्नल ट्रांजैक्शन का, ठीक है, जो सिग्नलिंग होती है। फिर हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है? फिर हम ऑर्गेनेल्स के बारे में, और फाइनली हम टेक्निक्स को करेंगे, ठीक है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्टूडेंट शुड बी एबल टू explain what biochemistry is about and comprehend its central role in the life sciences, particularly in humans. इसी तरह ये क्वेश्चन आ सकता है। आप कहते हैं ना क्वेश्चन बना के दें, तो ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते शुरू में लेक्चर में, यूजुअली काफी लोग इसको करते हैं, तो ये इस तरह ही ये इस तरह ही 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने, इस तरह ही आपको आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोकेमिस्ट्री टू हेल्थ, डिजीज एंड मेडिसिन, ठीक है? सोचना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा आपका। तैयार किया होगा अपने माइंड में, खाका तैयार किया होगा, तो इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, है कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है? ओके, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट stimulated interest in many disciplines like cell biology, molecular biology, and molecular genetics. Scope of biochemistry is wide as life, ठीक है? Sound knowledge of biochemistry helps medical students for understanding and maintenance of health, understanding and effective treatment of the disease. किसी डिजीज के बारे में बायोकेमिकली बेसिस पे आपको नहीं पता, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाउट की। गाउट के अंदर 2 तरह की रीजंस हो सकती हैं बायोकेमिकल बेसिस, ठीक है? ओवर प्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है? किडनीज को हैंडल नहीं कर सकती लोड को, और
अंडर सिक्रीशन हो सकती है, मतलब बॉडी से बाहर उसको किडनीज प्रॉपरली नहीं भेज भेज पा रही। अब उसको रूल आउट नहीं करोगे तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है दोनों की, ठीक है। तो फिर आप उस डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज को अगर बायोकेमिकल बेसिस नहीं प्रॉपर रीड कर पाते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एक ही दवाई से काम नहीं चलेगा, आपको डिफरेंट वेज के अंदर उसको ट्रीट करना है, राइट। इससे और बहुत ढेर सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें आप और भी काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस के नाम ले सकते हो जिनकी बायोकेमिकल बेसिस का जब तक आपको नहीं पता आप उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते। फिर वो आम मेडिकल स्टोर पे जो काम करने वाला बंदा है वो उस तरह की ट्रीटमेंट हो जाएगी, वो फिर डॉक्टर अप्रोच नहीं होगी, ठीक है। आप उसकी बेसिस से नहीं पहुंच रहे, वो क्या होगा, फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे ना, पेट में दर्द है ये दवाई खा लें, बुखार हुआ तो ये दवाई खा लें, ठीक है। हाँ जॉइंट्स में पेन है ये दवाई खा लें, तो ये तो आप कुछ कोई भी बंदा कर सकता है, डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है, राइट। सो आपको उसकी एटियोलॉजी, उसकी बायोकेमिकल बेसिस का पता होना चाहिए। The aim of biochemistry is to describe and explain in molecular terms all chemical processes of living cells. Isolation of molecules to determine structure, function, relationship. Muscle contraction की एक बड़ी अच्छी बेहतरीन एग्जांपल है, फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं उसको, ठीक है, मगर उसमें बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। फिर आप बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो बैक्टीरिया की है उसके अंदर ई कोलाई आपको जगह जगह आपको आगे चल के मिलेगा बायोकेमिस्ट्री में ही, सेकेंडरी में खास तौर पे, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल कोट की जाती है, ठीक है, उसकी डीएनए और उसका ये सारा सिलसिला, ठीक है, और उसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके प्रोसेसेस को रिलेट किया जाता है, सही है। देन रेगुलेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ जीन्स एंड एंजाइम्स और द फील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि आप डिटेल में सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ओके, नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री एसेंशियल टू ऑल लाइफ साइंसेज। आप फिजियोलॉजी को निकाल लो, इम्यूनोलॉजी को निकाल लो, आप फार्माकोलॉजी की बात कर लो, आप टॉक्सिकोलॉजी की बात कर लो, ठीक है, या बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ पैथोलॉजी की बात कर लो, ठीक है, आपको कहीं ना किसी एंड के ऊपर बायोकेमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। इट्स द सब्जेक्ट व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एवरीथिंग, ठीक है। सो इट हैज रैपिडली बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल लाइफ साइंसेज। Reciprocal relationship between biochemistry and medicine has stimulated mutual advances, ठीक है। इट्स अ टू वे स्ट्रीट, हेल्थ और डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिकल सेल डिजीज की हम बात करते हैं तो आप ने सिकल सेल डिजीज कौन से टॉपिक में पढ़ी थी ना डिटेल में, ठीक है। सो उसकी बायोकेमिस्ट्री नहीं पता अगर आपको, ट्रेट है, डिजीज है, क्या है, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली उसका नॉलेज लेने के लिए, उसको पता करने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री का सहारा चाहिए, राइट। उसका स्ट्रक्चर जो हीमोग्लोबिन का इन पर्टिकुलर है, जी कुछ लिखा है आपने, जी हीमोग्लोबिन में आपने पढ़ा था, ठीक है। ओके, हीम पोरफायरिया के बेसिकली चैप्टर के अंदर पढ़ा था आपने, ठीक है। ह्यूमन बायोकेमिकल जेनेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन डाउन सिंड्रोम से शुरू करें, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह ढेर सारी चीजें, काफी ऐसी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, HLA-DR4, डिफरेंट टाइप्स की जेनेटिक इनबॉर्न एरर्स हैं जो कि आपकी जेनेटिक ऑल्ट्रेशन की वजह से, जेनेटिक मटेरियल की ऑल्ट्रेशन की वजह से हो सकते हैं। तो जेनेटिक्स आपने बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है, उसके अंदर आपने डिटेल में पढ़नी है। अगेन इट विल बी इन सेकेंड ईयर। इस चार्ट को देख लीजिए, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, डिफरेंट मेन्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ी है, लिपिड केमिस्ट्री पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ी है। दीज आर डिफरेंट डिजीजेस ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। सो आप बात करें जेनेटिक डिजीजेस की तो फिर आपको न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। उसकी स्टडी किए बगैर आप इनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, ठीक है, इनको मैनेज नहीं कर पाते, सही है। कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा प्रॉब्लम हुआ है फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर टेक्निक्स की हमने बात की है, सेल टेक्निक्स की बात की, ठीक है। दोस टेक्निक्स असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग दीज जेनेटिक डिजीजेस, और जब वो पता लग जाता है तो फिर आपको न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी करनी पड़ती है, फिर उनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्या किस जगह पे कौन सा प्रॉब्लम हुआ और ये पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज अराइज्ड। अच्छा, और सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल अगर बात करें तो प्रोटीन्स, ठीक है, ओवरऑल अगर पिक्चर में देखें तो प्रोटीन्स की बात करें, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो फिर आप लिपिड केमिस्ट्री या लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो उसकी डिटेलिंग नहीं अगर आपको बायोकेमिकल लेवल के ऊपर पता, तो एथेरोस्क्लेरोसिस को कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का रोल, फिर ऑब्वियसली इट्स एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर,
हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी आपकी सेकंड ईयर के अंदर है, सही है। So everything, every disease, almost every disease is related to the biochemistry. Normal biochemical processes are the basis of disease. Maximum survival जो होता है physiological states के अंदर, intracellular, extracellular reactions, ठीक है, ये सारे के सारे commensurate कर रहे होते हैं maximum survival के साथ. कभी कभी बहुत बेसिक भी आपसे पूछ लिया जाता है डिफाइन हेल्थ, तो WHO को कोट करेंगे एंड उसकी डेफिनेशन यहाँ कोट करनी है आपने, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। फिजिकली भी आप सही होने चाहिए, मेंटली भी आप सही होने चाहिए, सोशल वेल बीइंग भी आपकी ठीक तरीके से सिलसिला हो, ठीक है। मगर उसने आखिर में लिखा है नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, जो जर्नल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने पहले भी आई थिंक न्यूट्रिशन यूनिवर्सिटी से शुरू की थी तो ये बात की थी। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है यार, अपेरेंटली मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली 3 फैक्टर्स को आपने पूरा करना है, फिर आप हेल्दी कहलाएंगे, ठीक है। तो मेंटल, अगर मेंटल प्रॉब्लम है किसी को, नॉट नेसेसरीली कि कोई पागल है, राइट, मगर अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो फिर ही इज नॉट हेल्दी, सॉरी टू से। फिजिकली वो ठीक नहीं है, फिजिकली का मतलब, हम दोबारा मैं उस पर जाता हूँ, पिछले टॉपिक जो हमने कवर किया था, ओबेसिटी की बात करते हैं। अगर ओबेसिटी है, उसको मार्कली ओबीज है, वो 35 से ऊपर है, 30 से ऊपर है, तो वो हेल्दी नहीं है यार, ठीक है, वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। उसको हेल्दी कहीं से भी नहीं आप कहेंगे। आप कहें जी कोई नहीं, सांस भी सही आता है, ब्लड प्रेशर भी ओके है जी, डायबिटीज भी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर वो 5 या 10 साल बाद तो होने वाली है ना, ठीक है। आपने उसकी बुनियाद तो सेट कर दी ना मोटापे से, तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट बेहतर करने की जरूरत है और आगे प्रोपेगेट करने की भी जरूरत है। बायोकेमिकल रिसर्च हैज इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। आपको अपने विटामिन्स पढ़े, आपने मिनरल्स पढ़े, अपने फैटी एसिड्स, माइनर एसिड्स, ठीक है, इनकी ऑप्टिमम इनटेक्स पढ़ी, ठीक है, कितनी कितनी बुनियादी जरूरत होती है किसी भी इंसान को, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पढ़ी आपने, ठीक है। फिर आपने वो वैल्यूज पढ़ी कि एक खास रेंज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो नुकसानदेह हो सकता है, सही है। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप विटामिन डेफिशिएंसीज की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई के जितने भी हैं, ठीक है, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपने देखा कि काफी ढेर सारी डिजीजेज हो सकती हैं, तो आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप उनका न्यूट्रिशन स्टेटस प्रॉपर मेंटेन करके, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन इज अ सेपरेट ब्रांच इन वर्ल्ड। पाकिस्तान में तो इसमें नहीं फेलोशिप वगैरह सच होती, मगर बाहर के मुल्कों में इसके प्रिवेंटिव मेडिसिन अलग से एक फील्ड है पूरी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगेन, it's very right. If you don't know the biochemistry of vitamins, minerals or fats, carbohydrates, तो आप न्यूट्रिशन को नहीं फुलफिल कर सकते प्रॉपर्ली, ठीक है। ओके जी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, कम्युनिटी डिजीजेस जितनी भी हैं कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, कैंसर, इनकी प्रिवेंशन का जो है सारा रोल, वो आप इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। Most and perhaps all diseases have biochemical basis. Again the same thing repeat हो गई। कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। फिजिकल एजेंट्स के अंदर मैकेनिकल ट्रॉमा, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल शॉक और सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर आप केमिकल एजेंट्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, टॉक्सिक कंपाउंड्स, थेराप्यूटिक ड्रग्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, हायर फॉर्म्स ऑफ पैरासाइट। ऑक्सीजन लैक या लैक ऑफ ऑक्सीजन leads is results can end up in loss of blood supply, depletion of O2 carrying capacity of the blood and poisoning of oxidative enzymes. Genetic disorders की बात करें तो congenital, molecular दोनों तरह के होते हैं। Immunological reactions की बात करें तो immunological reactions, anaphylaxis और autoimmune diseases डिटेल में आप अभी पढ़ोगे आप, ठीक है। आप एंटीबॉडीज आपने पढ़ ली है इनफैक्ट चैप्टर नंबर 52 हार्पर के अंदर, ठीक है, आपने पढ़ी होंगी ये प्रोटीन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से चैप्टर है, उसके अंदर आपने आईजी ई के बारे में पढ़ा होगा, तो ठीक है, एनाफ्लेक्सिस के अंदर काम करती है, राइट। इस तरह आप ऑटो इम्यून डिजीजेस जगह जगह पढ़ते जाते हो तो उसमें आपको पता लगता जाएगा कि ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं, डिटेल आपको इसकी पैथोलॉजी में मिलेगी। न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेस की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसीज, एनीमियाज, मैलन्यूट्रिशन, एक्सेस, ओबेसिटी, ठीक है, ये सब कुछ बायोकेमिस्ट्री से है। कुछ डिजीजेस की बात कर लें, रिवाइज भी हो जाएंगी आपकी। स्कर्वी और रिकेट्स की बात करें तो सी और डी, विटामिन सी और डी रिस्पेक्टिवली, मतलब सी इन द केस ऑफ स्कर्वी
और रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल इसकी डेफिशिएंसी। क्वाशरकर की बात करें तो डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंट हो रही है, ठीक है। और इसके साथ एक और भी थी मरासमस, वो क्या थी जी, लेट्स रिकॉल, कितनों को याद है मरासमस जी? क्वाशरकर तो प्रोटीन हो गई, तो मरासमस बेटा सोशल वेलबींग का क्या मतलब होता है? आई मीन हाउ डू यू इंटरैक्ट विद द पीपल सोशली? आप कितने काम आते हो किसी के साथ, इंटरैक्ट कैसे करते हो, आपके आपका मिलना जुलना कैसा है, ये सारी चीजें, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, अपने सारे काम ठीक से करते हो, जहाँ लोग इन्वॉल्व होते हैं खासतौर पे, जहाँ सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, उन पे अकेले बंद कमरे में पढ़ाई करना एंड डीलिंग विद द पीपल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, ठीक है, रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर, तो वो सोशल वेलबींग है, ठीक है जी। डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज, वेरी गुड, ठीक है। देन कम्स एथेरोस्क्लेरोसिस, जेनेटिक बेसिस भी हैं इसकी, डाइटरी भी है और एनवायरमेंटल भी हैं, तो तीनों फैक्टर्स आ गए इसके अंदर। तो जेनेटिक की हम अगर बात करें और डाइटरी की बात करें तो फिर उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री आ जाती है। फिनाइल कीटोन यूरिया इज जेनेटिक इनबॉर्न एरर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे डिटेल में जाके, मगर यहाँ कोट इसलिए किया हुआ है ताकि आप एक तो टर्म से थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाओ, और अगर आपको ऐसी कोई चीज पूछी जाती है, ठीक है, तो इसमें आप ये सारी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, अगर बायोकेमिस्ट्री रिलेशनशिप आपको मेडिसिन का कुछ पूछ लिया जाता है तो। म्यूटेशंस होती हैं जीन के अंदर इंकोडिंग पर्टिकुलर एंजाइम कॉल्ड एज फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, तो फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस अगेन CFTR प्रोटीन की वजह से होती है, ठीक है। क्लोराइड चैनल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, 2-3 सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, पैंक्रियास इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, आपके आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो आपके रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, आपके लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ये 2-3 सिस्टम्स आपके इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इनफर्टिलिटी हो सकती है ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है और पैंक्रियास को भी इफेक्ट कर सकती है। कॉलरा, एक्सोटॉक्सिन ऑफ विब्रियो कॉलरा, एक कॉलरा इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलरा इसका पूरा है, इसको पूरा नाम। तो कॉलरा इज अ डिजीज जो कि कॉज होती है, इट्स फॉर्म ऑफ डायरिया, ठीक है। जैसे आप टाइफाइड वगैरह में डायरिया देखते हो, या आप किसी और इकोलाई का डायरिया देखते हो, ये आप थर्ड ईयर में डिटेल में पढ़ोगे, मगर अभी सिर्फ इसके नाम। ओके, डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें, जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिजल्टिंग इन डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो ये भी आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें जेनेटिक्स भी आ गई, ठीक है। HLA-DR4, DR3 एंड DR4, ठीक है, तो ये जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगेन, ठीक है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, ये सारा कुछ इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं आपकी न्यूट्रिशन के अंदर अब डिटेल में, और फिर आप उसको डायबिटीज मेलाइटिस अलग से एक चैप्टर है पूरा आपकी रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। बायोकेमिकल स्टडीज कंट्रीब्यूट डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्कर्वी की, और इन्हीं यही सारी डिजीज लिखी हुई है कि डायग्नोसिस ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रोप्रिएट विटामिन, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री आ गई। क्वाशरकर की बात करें, वेल बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन की बात, ठीक है, और एसेंशियल विटामिन भी दें आप, साथ प्रोटीन का डाइट प्रॉपर करें, तो क्वाशरकर ठीक हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की तो यूज ऑफ PUFAs, ठीक है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जेनेटिक एलिमेंट एंड ट्रीटेड बाय ड्रग्स एज वेल, ठीक है। फिनाइल कीटोन यूरिया की बात करें तो डायग्नोज बाय स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट आपका बायोकेमिकल टेस्ट है फॉर फिनाइलिन एंड फिनाइल कीटो एसिड्स इन यूरिन एट बर्थ, लो फिनाइलिन डाइट, या फिर जीन थेरेपी भी कर सकता है, अगेन बायोकेमिस्ट्री इज इन्वॉल्व ट्रीटमेंट के अंदर। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन, अगेन जेनेटिक बेसिस की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री इज इन्वॉल्व। कॉलरा के अंदर कल्चर करते हैं आप और एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को जो प्रिपेयर किया जाता है, वैसे तो फार्माकोलॉजी का में आती हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, मगर उनके केमिकल फॉर्मूलाज और वो सारा कुछ दैट इज बायोकेमिस्ट्री। डायबिटीज मेलाइटिस में ग्लाइकोज यूरिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया से प्रेजेंट करता है, डायग्नोसिस होती है, देन आप मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज को बेहतर करने के लिए और उसके जो हार्मोन्स हैं उनको उनकी ऑल्ट्रेशन करते हैं, उसको असेस करके with the help of the findings on lab, तो बायोकेमिस्ट्री की डोमेन में आता है डायबिटीज मेलाइटिस। Laboratory tests in relation to diseases to reveal the fundamental cause and mechanisms of diseases, examples and genetic defects in cystic fibrosis, to suggest the rational
ट्रीटमेंट्स ऑफ डिजीजेस बेस्ड ऑन नंबर 1। जी, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, आपने एक लेबोरेटरी बायोकेमिकल टेस्ट किया लेबोरेटरी के अंदर, जिसके अंदर आपको पता लग गया फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंट है। ठीक है, उसका जेनेटिक कंपोनेंट भी आ गया आपके पास और आपने लेबल कर दिया उसको आफ्टर एग्जामिनिंग द यूरिन कि फिनाइल कीटोन यूरिया है उसको। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर आप ट्रीटमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। आप उसको फिनाइल एलानिन जो लो फिनाइल एलानिन मतलब लो प्रोटीन डाइट आप उसको फिर देंगे। ठीक है, लो प्रोटीन डाइट देंगे जिस फिनाइल कम होगी। फिनाइल इज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे। जी जी जी। फिनाइलिन, लेट्स रिवाइज प्रोटीन केमिस्ट्री एज वेल। फिनाइलिन कौन से टाइप का होता है, एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? बॉडी में बन सकता है या नहीं बन सकता? बॉडी बना लेती है खुद से या आपको डाइट में लेना पड़ता है? जी ठीक है, एसेंशियल है, आपको खाना ही खाना है। इससे आगे क्या बनता है नेक्स्ट? फिनाइलिन बॉडी में जाके और क्या बनाता है आगे? टायरोसिन बनाता है, और टायरोसिन बहुत ढेर सारे काम करता है। ठीक है, तो सही है। तो ये फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर फिनाइलिन जो है उसकी लो डाइट देनी होती है आपने। ओके जी, डायग्नोसिस के अंदर काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा जिसके अंदर आपने क्रिएटिनिन काइनेज एमबी उसकी 3 फॉर्म्स सीकेएमएम एमबी बीबी। ठीक है, ये और अगर हम एमबी की स्पेसिफिकली बात करें तो एक एग्जांपल लिखी हुई है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। इसमें आप ढेर सारे और एंजाइम्स हैं। आप एएलटी एएसटी की बात करेंगे, लिवर डिजीजेस। ठीक है, आप एल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करेंगे, आपके बिलरी सिस्टम की ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, और साथ साथ में आपके बोन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज बड़ा हुआ सकता है। ठीक है, फिर काफी ढेर सारे और मार्कर्स होते हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपके CA125 इस तरह के मार्कर्स जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे जीनोबायोटिक्स के अंदर जाके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि बायोकेमिकल बेसिस हैं। ये अगर बायोकेमिस्ट्री ना हो, ये आइडेंटिफाई ना हो सकती होती विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो फिर आप डिजीजेस तक भी ना पहुंच सकते। राइट, सो बेसिस आपकी बायोकेमिस्ट्री ने ही सेट करनी है। ठीक है, वैसे बड़ा बदनाम चारा सब्जेक्ट। ठीक है, हर बंदा पीछे पड़ा रहता है इसके, मगर ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टर्म्स हैं। मगर अगर आप गौर से देखो तो आपको चाहते ना चाहते हुए काफी चीजों का पता लग रहा होता है। ठीक है, और आप काफी डिजीजेस से रिलेटेड पढ़ रहे होते हो। खैर, टू एक्ट एज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जगह जगह काफी जगहों के ऊपर बात कर ली थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? T3 T4। ठीक है, और अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग T3 T4 से नहीं की जाती, स्क्रीनिंग की जाती है TSH से। ठीक है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो ज्यादा या कम है तो वो काफी हद तक आपको एक आइडिया जरूर दे देता है कि थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा होगा इस टाइम पे। सही है, तो आपने बहुत इतने एक्सपेंसिव टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती हर पेशेंट के। आपने सिर्फ स्क्रीनिंग करानी होती है, TSH आपको काफी अच्छा आइडिया दे देता है। ठीक है जी। ओके, बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, बायोकेमिकल मेथड्स की बात करें, बायो कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी है आपकी या कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच या मेथड्स हैं। तो ये सारा कुछ आपकी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर डॉक्टर बन के आपको इनसे पाला पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अलग बात है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की हो जाती है। ठीक है, अगर हर बंदा यहाँ फिजिशियन बनता है, फॉर एग्जाम्पल आधे सर्जन बनते हैं आधे। ठीक है, दे विल राइट इन्वेस्टिगेशन, और वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खुद से नहीं करनी मगर उसको इंटरप्रेट तो खुद से करना ना। ठीक है, तो अगर आपकी अच्छी ग्रिप होगी उस सब्जेक्ट के ऊपर तो आप उसको इंटरप्रेट बहुत अच्छा कर पाओगे और आपकी ट्रीटमेंट बड़ी इफेक्टिव होगी पेशेंट के लिए। तो इट डज नॉट मीन कि आपने लेबोरेटरी में तो नहीं काम करना जाके, तो हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। हम हाँ, आपने उसको इंटरप्रेट तो करना है ना। ठीक है, लैब सिर्फ एक रॉ रिजल्ट देती हैं, बहुत अच्छी लैब्स तो उसको बोल्ड कर देती हैं, कई बोल्ड भी नहीं करती। ठीक है, वो बस आपको रेफरेंस रेंज देख के निकालना पड़ता है। अब रेफरेंस रेंज में वो बढ़ा हुआ है, आपने बायोकेमिस्ट्री की बेसिस इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो बड़ा हुआ है तो आपके जहन में इतना ही आएगा कि बड़ा हुआ है, देन यू विल हैव टू गूगल या यू विल हैव टू गो टू द लिटरेचर एंड स्टडी इट अगेन। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता है उसका, तो एट स्पॉट आप उसको फौरन ही उसकी एक इंटरप्रेट करके और एक अच्छी सी डायग्नोसिस बना के एक अच्छी सी ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे। ठीक है, सो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप पढ़ते हो।
ठीक है। ओके जी, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू एलिमेंट्स दैट कंबाइन टू फॉर्म ग्रेट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बन, हाइड्रोजन हम पहले बात कर चुके हैं इसकी, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे मेजर एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, इनके बगैर नहीं कोई भी काम चल सकता। एलिमेंट्स की परसेंटेज देख लें, कार्बन 50% तकरीबन होता है आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन 20% होती है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 8.5%, कैल्शियम 4, फॉस्फोरस 2.5। और अगर आप एलिमेंट्स की बात करें जो और थोड़े कम रेंज में आते हैं, जो पोटेशियम की बात करें 1%, सल्फर 0.8, फिर आप पॉइंट से शुरू हो गए हैं, सोडियम 0.4, क्लोरीन 0.4, magnesium 0.1, iron 0.01, manganese 0.001 and iodine 0.00005। ठीक है, 4 times 0.5। ठीक है, सो ये एक जेनरिक आइडिया, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट टू हैव एन आइडिया कौन सी चीज कितनी कितनी है। 5 मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जी? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। डीएनए के बारे में देख लीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आरएनए की बात करें तो राइबोन्यूक्लियोटाइड है, टेम्पलेट का काम करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये भी आप डिटेल में सेकेंड में पढ़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस और ट्रांसलेशन और ये सारा कुछ। ठीक है, प्रोटीन्स बायोमोलिक्यूल्स की, एज फार एज हम सारे बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, थर्ड नंबर प्रोटीन लिखा हुआ है। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, बहुत है, आई मीन यू नेम द थिंग एंड इट्स प्रोटीन। ठीक है, आप कुछ जेन में बॉडी के अंदर आप कहें जी बायोकेमिकल बेसिस के ऊपर आप यार कोई 4-5 चीजों के नाम बता दो, काफी ज्यादा चीजें बीच में से प्रोटीन ही निकल आती हैं, ऐसे ही है। ठीक है, सो एंजाइम्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, दे ऑल आर इन प्रोटीन नेचर। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स या ग्लाइकोजन की बात करें तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक ग्लूकोज है। शॉर्ट टर्म स्टोरेज आपका काम करता है आपके टू स्टोर द ग्लूकोज इन योर बॉडी। लिपिड्स की बात करें, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स फैटी एसिड्स होते हैं और उसके फंक्शंस काफी न्यूमरस होते हैं। मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स, ठीक है, जितनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर काफी तरह के लिपिड्स लगे होते हैं, उनके डिफरेंट काम है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज का काम करते हैं ऑफ एनर्जी एज ट्राइसाइक्लिसरोल्स इन एडिपोज टिश्यू। ठीक है जी, नॉर्मल केमिकल कॉम्पोजिशन फॉर अ मैन वेइंग 65 kgs। ठीक है, 70 पे थोड़ी वेरी कर जाएगी, हम 65 kg मेंशन हुई है सामने, तो इसको इसको देखें। प्रोटीन 11 किलोग्राम परसेंट 17%, फैट 9 किलोग्राम 13.8%, कार्बोहाइड्रेट्स 1 किलोग्राम 1.5%, वाटर 40 किलोग्राम 61.6%, और मिनरल्स 4 जो के परसेंटेज पे लेके आए तो 6.1%। सही है, तो सबसे ज्यादा वाटर है, उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद फैट है, फिर मिनरल्स हैं और आखिर में कार्बोहाइड्रेट है। ओके, द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये आज जाता होता है क्वेश्चन, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है आपका एफएससी के जमाने का, आई थिंक शायद मैट्रिक में पढ़ा होगा। ऐसे ही है, कब से पढ़ रहे हैं इसको? ये अभी तक नहीं जान छोड़ रहा आपकी, मैट्रिक से पढ़ रहे हैं, 9th से। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। शायद इसमें हो सकता है थोड़े से पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा आगे हो आप थोड़े से, मगर आप ये सेल नोट्स में दिया हुआ है बड़ा अच्छा। ठीक है, तो अब जैसे आप इसको भी पढ़ के जानना है, वैसे तो याद ही होगा काफी, इतना को याद होगा कि आप कर लोगे, मगर हम इसको रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहले साइज की बात करें, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और लार्जर साइज होता है यूकैरियोटिक सेल का 10 to 100 माइक्रोमीटर। मेनली यूनिसेलुलर होता है, वो मेनली मल्टीसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल, और लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन विद प्रोटीन होती है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एनारोबिक भी हो सकता है और एरोबिक भी हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल, मगर यूकैरियोटिक सेल सिर्फ एरोबिक होता है। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओनली अ न्यूक्लियर जोन विद डीएनए। और इसका यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो काफी वेल डिफाइंड होता है, 4 to 6 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, और कंटेन्स डीएनए एंड सराउंडेड बाय पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल। नंबर 6 पे हिस्टोन्स एब्सेंट होती हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक और प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक। न्यूक्लियाई नहीं होते, और अगर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो कि काफी रिच होता है आरएनए के अंदर। फिर साइटोप्लाज्म कंटेन्स नो सेल ऑर्गेनेल्स,
In case of eukaryotic cell, membrane bound cell organelles are present. कौन कौन से cell organelles हैं? Mitochondria, ठीक है, lysosomes, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, काफी ढेर सारे, ठीक है, peroxisomes, ribosomes present free in cytoplasm, और ribosomes studied on outer surface of endoplasmic reticulum, ठीक है. कौन सा, स्मूथ या रफ, दोनों पे होते हैं या एक पे किसी पे होते हैं? रफ. ओके जी. माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट. एंजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म बाउंड टू मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है. अच्छा, वाइवा में बड़ा मजे का सीन होता है, वो कहते हैं जी टेल मी समथिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑलमोस्ट 90, मोर देन 90% स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. आई थिंक वो 9th क्लास से आपको ऐसे याद करा दिया गया है कि वो नहीं, पावर हाउस ऑफ द सेल से ही शुरुआत ली जाती है इसकी, ठीक है. एनीवेज, अच्छा, जी बिल्कुल, आपको अब इन ये वाली बातें करनी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इस तरह की जितनी भी एनर्जी प्रोविजन के लिए चीजें होती हैं, आपने उस तरफ बात करनी है, रादर देन वो छोटी क्लासेस वाली वो नहीं आपने स्टेटमेंट देनी जो आप अर्लियर ईयर्स में कर चुके हो. एंजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूकैरियोटिक सेल्स. गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है. स्टोरेज ग्रैन्यूल्स विद पॉलीसैकेराइड्स, फ्लैटेंड सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स होते हैं आपके गोल्जी एपरेटस के अंदर. लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. पहला वाला प्रो है और दूसरा वाला यूकैरियोटिक है, तो मैं इस तरह पढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है. सेल डिवीजन यूजुअली बाय फिशन, और इसके अंदर माइटोसिस होती है. साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है. आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस द सेम कंपार्टमेंट विल टेक प्लेस, और आरएनए सिंथेसाइज एंड प्रोसेस इन न्यूक्लियस, और प्रोटीन सिंथेसिस बाद में चल के न्यूक्लियस को लीव करके बाद में बाहर जाके साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल्स फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. जी, द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है. कह देता हूँ दो दो पढ़ के आ जाना चीजें, और फिर रैंडमली पूछ लूंगा, ठीक है. सो देख लो आप, मेरे ख्याल है कल तक का हम करते हैं, ठीक है. आपकी सीआर जो है वो डिसाइड करती है, वो पहले डिस्कस करती है आप लोगों के साथ, और उसके बाद शी विल कन्वे इट टू मी, और फिर कल से ऑनवर्ड्स पर हम असाइनमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं. जी, मेरी आवाज सही आ रही है अभी, या अभी भी ड्रॉप हो रही है? जी, मेरी आवाज सही आ रही है? ठीक है, ठीक है. ओके, मैं यही बात कर रहा था कि आपकी सीआर जो है वो कर लेती है आपके साथ बात, ठीक है. आपके जो भी कॉमन प्लेटफॉर्म है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसा कुछ जो भी, ठीक है, और उसको आप बता दो, ठीक है. उनसे आप कोऑर्डिनेट करके फिर वो मुझे आगे कल सुबह बेशक, कल सुबह 10 बजे इन द बिगिनिंग, उस टाइम के वो बता दीजिएगा, ठीक है, कि क्लास ने ये डिसाइड किया कि हम इस तरह प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, मेजोरिटी नहीं है का, तो फिर हम उस तरह प्रेजेंटेशन कर लेंगे. मगर उसमें फिर एक्सक्यूज कोई नहीं होगी, कोई बंदा ये आके नहीं कहेगा मुझे कि जी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था और ये नहीं चल रहा था, वो नहीं चल रहा था. यू शुड हैव बुक्स. अब वैसे भी अब ऑनलाइन डिलीवरीज हो रही है, अगर कोई हॉस्टल में भूल भी गया हुआ है, फॉर एग्जांपल लिपन कॉर्ट या ऐसी कोई चीज, तो अब देयर आर सो मेनी बुक स्टोर्स इन लाहौर, और दूसरे शहरों में भी होंगे. वहाँ आप उनको अपने फेसबुक से निकालो या अपने गूगल कर लो, अब तो लोगों ने साइट्स बनाई हुई है पूरी पूरी, आप उनको फोन करो, आपको 2 दिनों के अंदर किताब पहुंचती है, ठीक है. वो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं थोड़े से, और वो आपको टीसीएस करवा देते हैं. सो ये नहीं बहाना किसी के पास होना चाहिए मेरे पास किताब नहीं थी और ये नहीं था वो नहीं था. सही है, अब होनी चाहिए आपके पास किताब, बिकॉज आपके पास सामने डेट शीट आती है. रिवाइज करवा दें, हाँ, पॉइंट रिवाइज करवा दें अच्छी तरह. मुझे आपका ये आपने उमर आपने लिखा है, मुझे सेकंड वर्ड आपका मिसिंग है थोड़ा सा टाइपिंग का टाइपिंग की वजह से मैं दोबारा लिख के, सर हमें पॉइंट रिवाइज और इसके दरमियान में ई और एफ क्या है? इसको थोड़ा सा बता दो, ई और एफ. सिलेबस के पॉइंट्स, ओके, ऑल राइट ऑल राइट. ऑर्गेनेल्स नहीं पढ़ना चाह रहे आप लोग? नहीं पढ़ना चाह रहे, ठीक है. आप क्या पढ़ना चाह रहे हो?
ई और एफ देख लेते हैं जी क्या है, एक लेट मी हैव अ लुक। मैं कहता हूँ सारी चीजें एक थोड़ी सी नजर मारते जाएंगे, ताकि वो एक कुछ होता है ना, आपने पढ़े हुए एग्जाम दिए हुए काफी अरसा हो गया, अब आपको जीटी आपने मेरे ख्याल है कोई दिसंबर जनवरी में दिया था, उसके बाद किसी ने खोल के नहीं देखा होना इसको, क्वेश्चन तो आना ही आना है। अच्छा ई और एफ कह रहे हो आप, ठीक है, आप कह रहे हो कि सिग्नल ट्रांजेक्शन जो सेल सिग्नलिंग है वो मैं पढ़ा दूं और मैं आपको टेक्निक्स पढ़ा दूं, ठीक है। इफ मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री टू इट, मैं आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, फिर हम आगे चले जाएंगे। अच्छा हम इस तरह करते हैं, हम कल का लेक्चर ना, देखो सेल मेम्ब्रेन अकेली ने जाना था, ठीक है, अगर हम नॉर्मल पेस पे जाएं तो, और सेल ऑर्गेनेल्स भी पूरे नहीं होते होते एक लेक्चर के अंदर, ठीक है, हम इसको ब्रीफ कर लेते हैं छोटा करके, ठीक है, ताकि यार एक दफा नजर लगती जाएगी ना हर चीज को, ठीक है। हाँ ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग, ओवरव्यू तो खैर वो एक लेक्चर में कहोगे तो एक लेक्चर में मैं पूरा करा दूंगा, मैं इतनी जल्दी नहीं है ना अभी कोई, अब जनवरी में तो एग्जाम है आपके यार, पूरा साल, ये 5 महीने जितना टाइम भी गुजारा है सारा रिविजन ही करनी है, तो दोबारा से भी पढ़ सकते हैं सारा, फिर बार बार खत्म करके दोबारा शुरू करना, फिर वो फायदा नहीं है उसका, टाइम भी लगेगा, ठीक है। नॉर्मल सी पेस हमने पहले भी डिसाइड किया था, हम नॉर्मल सी पेस पे चल रहे हैं, ठीक है। मुझे आइडिया है मुझे कौन कौन सी चीज तक कब तक करवाना है, ठीक है, वो इट ऑल डिपेंड्स कॉलेज कब से खुलते हैं और वो एग्जाम्स की आपकी क्या डेट आती है, तो उससे पहले पहले हमने फिर कर लेंगे, एक दफा नजर मार लेंगे सारी चीजों को, ठीक है। चलो ये वाली भी चीज मुझे जो है ना आपने कन्वे करनी है सीआर ने, ठीक है। रोल नंबर 76, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीआर का अफीफा नाम है ना आपका। जी आप आपने मुझे ना, जी जी आपने मुझे ये दोनों चीजें आप करके मुझे बता दो, ठीक है। मुझे आप कर देना शाम तक या रात तक बता देना, तो मैं उस लिहाज से लेक्चर भी उस लिहाज से फिर उसको कंपाइल कर लूंगा, ठीक है। शॉर्ट करना होगा शॉर्ट करके, और अगर आप सारी क्लास कहती है सारी चीज़ों को कराना है सारी चीज़ें कर लेंगे, और अगर कहते हैं ई और एफ करना है तो फिर सिर्फ ई और एफ कर लेंगे। मेरा अपना मानना है एक दफ़ा सारी चीज़ों को नज़र लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी, ताकि आपको नज़र ना लगे फाइनल प्रॉफ में, ठीक है। हम चीज़ों को देख लेते हैं, थोड़ा दोबारा से देख लेते हैं। ओके 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 चलें, ठीक है, चलें, सही है। तो ठीक है, यू आपके पास सिर्फ आप एक ही टास्क है, आपके पास एक ही टास्क है, सी एच से मैं मुखातिब हूँ, आपके पास एक ही टास्क है, आपने क्लास से ही पूछना है कि कौन सा मेथड यूज करना है प्रेजेंटेशन में, ठीक है। टाइम इज अप, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स टुमारो, तो वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी नजर मार के आना इसको देख के आना, और थोड़ा सा ओवरव्यू करके एक चीजें थोड़ा अपने साथ साथ अब रिवीजन होती जा रही है, अपनी चीजें भी रिवाइज करते जाओ खुद अपने एंड के ऊपर भी। ओके जी, ठीक है, टेक केयर, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।